जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज जो हम लक्ष्मीकांत के टॉपिक राष्ट्रपति का पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं, जिसमें हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में जानेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और लगभग एग्जामों में अक्सर इनसे क्वेश्चन बनाकर पूछ लिए जाते हैं। हमने इससे पहले भी राष्ट्रपति का पार्ट 1 बनाया हुआ है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही हम स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में पूछे गए इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चनों को भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं। पहली है कार्यकारी शक्तियां। भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 73 के अंतर्गत यह कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची और संबंधित सूची में वर्णित विषयों तक है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति तथा वेतन भत्ते निर्धारित किए जाते हैं। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर कार्य करता है। राष्ट्रपति द्वारा भारत सरकार के महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, राज्य के राज्यपालों, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों आदि की नियुक्ति की जाती है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन एमपीपीएससी 2021 में पूछा गया था, उसे हम देख लेते हैं। वह है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने की शक्ति निहित होगी। ऑप्शन ए वित्त मंत्री में, ऑप्शन बी राष्ट्रपति में, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री में, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश में। तो दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके आप कोशिश करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। बाकी मैं बता देता हूं, इसका आंसर है बी राष्ट्रपति में। संविधान के अनुच्छेद 78 के अंतर्गत कहा गया है कि राष्ट्रपति केंद्र के प्रशासनिक कार्यों और विधायिका के प्रस्तावों से संबंधित जानकारी की मांग प्रधानमंत्री से कर सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से किसी ऐसे निर्णय का प्रतिवेदन भेजने के लिए कह सकता है जो किसी मंत्री द्वारा लिया गया हो, किंतु पूरी मंत्रिपरिषद ने इसका समर्थन नहीं किया हो। राष्ट्रपति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है। राष्ट्रपति केंद्र राज्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए एक अंतर राज्य परिषद की नियुक्ति कर सकता है। राष्ट्रपति स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासकों के द्वारा केंद्र शासित राज्यों का प्रशासन सीधे संभालता है। वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। उसे अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन की शक्तियां प्राप्त हैं। नेक्स्ट है विधायी शक्तियां। संविधान के अनुच्छेद 79 के अंतर्गत कहा गया है कि राष्ट्रपति भारतीय संसद का एक अभिन्न अंग है। संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद की बैठक बुला सकता है अथवा कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है और लोकसभा को विघटित कर सकता है तथा दोनों सदनों के मध्य उत्पन्न हुए गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन की बैठक भी बुला सकता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन एमपीपीएससी 2021 में पूछा गया था, वो हम देख लेते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति का आशय, ऑप्शन बी राष्ट्रपति का समाधान, ऑप्शन सी राष्ट्रपति का अनुदेश, ऑप्शन डी राष्ट्रपति की सहमति। तो इसका आंसर है ए राष्ट्रपति का आशय। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत कहा गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 86(2) के अनुसार राष्ट्रपति संसद में लंबित किसी विधेयक के संबंध में किसी सदन को संदेश भेज सकता है। यदि लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति लोकसभा के किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है। इसी प्रकार यदि राज्यसभा के सभापति व उपसभापति दोनों के पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति राज्यसभा के किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा से जुड़े अथवा जानकार व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 103 के अंतर्गत कहा गया है कि राष्ट्रपति चुनाव आयोग से परामर्श कर संसद सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय करता है। संसद में कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश
अथवा आज्ञा आवश्यक है, जैसे भारत की संचित निधि से खर्च संबंधी विधेयक अथवा राज्यों की सीमा परिवर्तन या नए राज्य के निर्माण या संबंधी विधेयक आदि। राष्ट्रपति द्वारा महानियंत्रक पर लेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग व अन्य की रिपोर्ट संसद के समक्ष रखी जाती है। नेक्स्ट है वित्तीय शक्तियां। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है। राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे केंद्रीय बजट बोला जाता है, को संसद के समक्ष रखता है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति केंद्र व राज्य के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीपीएससी मेंस 2007 में पूछा गया था, वह है निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है। ऑप्शन ए साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, ऑप्शन बी वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, ऑप्शन सी लोकसभा को भंग करना, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। तो आंसर है बी वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। यह जो है विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है। नेक्स्ट न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के किसी कानून या तथ्य पर सलाह ले सकता है, परंतु उच्चतम न्यायालय की यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीपीएससी प्री 1997 में पूछा गया, तो वह है निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति की, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री की, ऑप्शन सी राज्यपाल की, ऑप्शन डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। तो आंसर है ए उपराष्ट्रपति की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नांकित में से कौन सा एक सही नहीं है। यह क्वेश्चन यूपीपीएससी मेंस 2008 में पूछा गया था। ऑप्शन ए राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, ऑप्शन बी है आपातकालीन शक्तियां, ऑप्शन सी है राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। तो आंसर है ए राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोष सिद्धि किसी व्यक्ति के लिए दंड को निलंबित, माफ या परिवर्तित कर सकता है यदि वे सभी मामले जिनमें सजा सैन्य न्यायालय में दी गई हो। दूसरा है वे सभी मामले जिनमें केंद्रीय कानूनों के विरुद्ध अपराध के लिए सजा दी गई हो। तीसरा है वे सभी मामले जिनमें दंड का स्वरूप मृत्युदंड हो। कूटनीतिक शक्तियां। अंतर्राष्ट्रीय संधियां व समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, हालांकि इसके लिए संसद की अनुमति अनिवार्य है। वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों व मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है और कूटनीतिज्ञ जैसे राजदूतों व उच्चायुक्तों को भेजता है एवं स्वागत करता है। नेक्स्ट है सैन्य शक्तियां। राष्ट्रपति भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। इस क्षमता में वह थल सेना, जल व वायुसेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। वह युद्ध या इसकी समाप्ति की घोषणा करता है, किंतु यह संसद की अनुमति के अनुसार होता है। नेक्स्ट है आपातकालीन शक्तियां। संविधान ने राष्ट्रपति को निम्नलिखित 3 परिस्थितियों में आपातकालीन शक्तियां भी प्रदान की हैं। जो पहली है राष्ट्रीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। दूसरा है राष्ट्रपति साधन, जो अनुच्छेद 356 तथा 365 आता है इसके अंतर्गत। तीसरा है वित्तीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। इससे रिलेटेड वीडियो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर बनाया हुआ है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो आप आपातकाल से रिलेटेड वीडियो को देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की वेटो शक्ति। संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति देता है। जब ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत होता है तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत, जिसमें पहला है वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है। दूसरा है वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है। तीसरा है यदि विधेयक धन विधेयक नहीं है तो वह विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीपीएससी प्री 2008 में पूछा गया, तो वह है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है। ऑप्शन है अनुच्छेद 63, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 108, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 109, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 111। तो आंसर है डी अनुच्छेद 111।
नेक्स्ट है, हालांकि यदि संसद इस विधेयक को पुनः बिना किसी संशोधन के अथवा संशोधन करके राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करे तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी होगी। इस प्रकार राष्ट्रपति के पास संसद द्वारा पारित विधेयकों के संबंध में वेटो शक्ति होती है। वेटो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मैं निषेध करता हूं, अर्थात वह विधेयक को अपनी स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति को यह शक्ति देने के दो कारण हैं। पहला, संसद को जल्दबाजी और सही ढंग से विचार ना किए गए विधान बनाने से रोकना। दूसरा है किसी असंवैधानिक विधान को रोकने के लिए। राष्ट्रपति को निम्नलिखित प्रकार से वेटो प्राप्त हैं, जिसमें पहला है अत्यंतिक वेटो। इस वेटो का आशय राष्ट्रपति की उस शक्ति से है जिसमें वह संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास रोककर रख देता है, जिस कारण वह विधेयक समाप्त हो जाता है तथा कानून नहीं बन पाता है। सामान्यतः राष्ट्रपति इस प्रकार की वेटो शक्ति का प्रयोग दो परिस्थितियों में करता है, जिसमें पहला है जब कोई विधेयक गैर सरकारी सदस्यों द्वारा संसद में रखा गया हो और वह संसद के दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष आया हो। दूसरा है जब कोई सरकारी विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो गया हो किंतु लोकसभा में मंत्रिमंडल अर्थात सरकार ने त्यागपत्र दे दिया हो तथा नई सरकार राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अनुमति नहीं देने की सलाह दे, तो इन दोनों कंडीशनों में अत्यंतिक वेटो का यूज किया जाता है। सेकंड है निलंबनकारी वेटो। इस वेटो का तात्पर्य है कि राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को संसद के समक्ष पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। हालांकि यदि संसद उस विधेयक को पुनः किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन के साथ पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उस पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देना बाध्यकारी है। तीसरा है पॉकेट वेटो। संविधान के अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति के लिए यह समय सीमा निर्धारित की गई है कि वह किसी विधेयक पर कितने समय में अपनी अनुमति देंगे। इसी आधार पर राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपनी स्वीकृति के लिए अनिश्चित काल के लिए सुरक्षित रख लेता है। उदाहरण के लिए 1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने भारतीय डाक संशोधन अधिनियम के संबंध में इस शक्ति का प्रयोग किया था। याद रखिएगा इस पॉइंट को। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन IAS प्री 1993 में पूछा गया, तो वह है भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वेटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह था ऑप्शन ए हिंदू कोड बिल, ऑप्शन बी पेप्सू विनियोग विधेयक, ऑप्शन सी भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, ऑप्शन डी दहेज प्रतिषेध विधेयक। तो आंसर है ऑप्शन सी भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। चौथा है विशेषित वेटो। यह वेटो शक्ति भारतीय राष्ट्रपति के पास नहीं है, अमेरिकी राष्ट्रपति के संबंध में यह शक्ति प्रयोग की जाती है। इस वेटो का तात्पर्य है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपनी स्वीकृति के लिए अनिश्चित काल के लिए रोक सकता है, किंतु यदि विधायिका पुनः उसे विधेयक को अपने विशेष बहुमत से पारित कर दे तो राष्ट्रपति इस विधेयक पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य हो जाता है। लेकिन ये वाली वेटो जो होती है हमारे भारतीय देश में लागू नहीं होती है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद के 17वां सत्र की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। इन अध्यादेशों का प्रभाव व शक्तियां संसद द्वारा बनाए गए कानून की तरह होती है, परंतु ये प्रकृति से अल्पकालीन होते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीपीएससी मेंस 2016 में पूछा गया था, वह है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है। ऑप्शन है अनुच्छेद 360, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 123, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 200, ऑप्शन डी अनुच्छेद 356। तो आंसर है बी अनुच्छेद 123। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति की सीमाएं निम्न है, जिसमें पहला है राष्ट्रपति अध्यादेश केवल तभी जारी कर सकता है जब संसद के दोनों अथवा दोनों में से किसी एक सदन का सत्र ना चल रहा हो। अध्यादेश उस समय भी जारी किया जा सकता है जब संसद में केवल एक सदन का सत्र चल रहा हो, क्योंकि कोई भी विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित नहीं किया जाता, ना ही केवल एक सदन द्वारा। जब सदन के दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो उस समय जारी किया गया अध्यादेश अमान्य है। इस प्रकार राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति विधायिका की समांतर शक्ति नहीं है। दूसरा पॉइंट है राष्ट्रपति कोई अध्यादेश केवल तभी जारी कर सकता है जब वह इस बात से संतुष्ट हो कि मौजूदा परिस्थिति ऐसी है कि उसके लिए तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है। तीसरा है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश केवल उन्हीं मुद्दों पर जारी किया जा सकता है जिन पर संसद कानून बना सकती है। चौथा है अध्यादेश को वही संवैधानिक सीमाएं होती हैं जो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून की होती हैं।
अतः एक अध्यादेश किसी भी मौलिक अधिकारों में कमी अथवा उसको छीन नहीं सकता है। पांचवा है, संसद सत्रवशन की अवधि में जारी किया गया प्रत्येक अध्यादेश संसद की पुनः बैठक होने पर दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यदि संसद दोनों सदन उस अध्यादेश को पारित कर देती है तो वह कानून का रूप धारण कर लेता है। यदि इस पर संसद कोई कार्रवाई नहीं करती तो संसद की दोबारा बैठक के 6 हफ्ते बाद यह अध्यादेश समाप्त हो जाता है। यदि संसद के दोनों सदन अध्यादेश को पारित करने से मना कर देते हैं तो यह निर्धारित 6 सप्ताह की अवधि से पहले भी समाप्त हो सकता है। किसी अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने, संसद की मंजूरी न मिलने की स्थिति में 6 सप्ताह की होती है। अब है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां, जिसमें पहला है क्षमा। इसके अंतर्गत दोषी को दिया गया दंड पूरी तरह समाप्त हो जाता है तथा व्यक्ति सभी आरोपों एवं दंड से मुक्त हो जाता है। दूसरा है लघुकरण। इसके अंतर्गत दंड के स्वरूप में परिवर्तन कर उसकी मात्रा में कमी करना, उदाहरण स्वरूप मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित करना है। तीसरा है परिहार। इसके अंतर्गत दंड के स्वरूप में परिवर्तन किए बिना उसकी मात्रा में परिवर्तन करना है, उदाहरण स्वरूप 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में परिवर्तित करना। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीपीएससी मेंस 2010 में पूछा गया तो वह है राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति 1, ऑप्शन ए विधायी शक्ति है, ऑप्शन बी न्यायिक शक्ति है, ऑप्शन सी कार्यपालिका की शक्ति है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है बी न्यायिक शक्ति है। चौथा है विराम। इसके अंतर्गत किसी दोषी को मूल रूप में दी गई सजा को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कम करना, जैसे गर्भवती स्त्री के मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल देना। पांचवा है प्रविलंबन। इसके अंतर्गत मृत्युदंड को अस्थायी तौर पर निलंबित कर देना है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे वीडियो की जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।